हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14। तो इस चैप्टर में जैसे कि ये जो चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर से ही ब्रॉट अप चैप्टर है। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है वो डेटा हैंडलिंग नाम का एक चैप्टर तुमने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा को अलग अलग टाइप से हैंडल करते हैं। उसमें बहुत सारे डेटा जब आते हैं हमारे पास, जैसे कि सपोज एक हम लोग को अगर क्लास के किसी स्टूडेंट्स के सब स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स देखने हैं, तो सपोज इमेजिन करो कि अगर एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स है, तो इतने 1000 स्टूडेंट्स के जो 1000 मार्क्स जो आएंगे अलग अलग सबके, तो वो अच्छे से मैनेज करने के लिए वो सब उसके बारे में, उस डेटा के बारे में जानने के लिए अलग अलग चीजें, तो ये डेटा को हैंडल करने के लिए ये एक चैप्टर यानी ये टॉपिक का यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। मतलब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करो प्रॉपर वे में, उसके बारे में कुछ चीजें निकालो, कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसे चीजें निकालो जो हेल्प कर सके आगे में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। हमेशा क्वेश्चन में क्या यूजुअली गिवन रहता है, एक टेबल गिवन रहता है या फिर डेटा गिवन रहता है। उन डेटा में से कुछ कुछ चीजें तुम्हें निकालनी पड़ती है। क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है? तो देखो स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें मेन रहती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें मेन कौन कौन सी रहती है? वो रहती है एक मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये बेसिकली 3 चीजें होती है। स्पेसिफिक इनको डिफाइन करूंगा जैसे अपन चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो, स्टैटिस्टिक्स में ये 3 चीजें होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। इसी पे पूरा स्टैटिस्टिक्स घूमता है, ठीक है। तो ये मीन, मीडियन एंड मोड क्या है हम लोग वो देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे, वो है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। तो 2 टाइप ऑफ डेटा हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा में क्या होता है कि हमारे पास वो बेसिकली नाम में ये देखो कि प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं है। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स है और हम लोग स्टूडेंट्स को हम लोग अच्छे से ग्रुप करना चाहते हैं, ग्रुप बेस्ड ऑन देयर एजेस, ठीक है। सपोज क्लास 10 की बात कर ले, क्लास 10 में सपोज 1000 स्टूडेंट्स है और उनको अगर ग्रुप करना है प्रॉपरली उनके एजेस के रिस्पेक्ट में, जैसे कि अगर सपोज 0 to 10, 10 to 20, ऐसे कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे तो ऐसे, क्योंकि 10th में सपोज अगर हमारे पास कितना 16-15 ईयर्स के होते जो भी, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो 14 to 14.5 ईयर्स, 14.5 to 15 ईयर्स, 15.5 to 16 ईयर्स, 16 to 16.5 ईयर्स। तो इस तरीके से अगर अलग अलग एजेस ग्रुप को अगर मैं अलग अलग करूं और हर एक ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे अगर मैं डेटा प्लॉट करता हूं तो उसको बोलते हैं ग्रुप्ड। बेसिकली ग्रुप का मतलब क्या है कि एक ग्रुप बना के उनको अच्छे से लिख रहा है कि इस ग्रुप में इतने लोग हैं, इस ग्रुप में इतने लोग हैं, तो टोटल मिलाओगे सबको तो ऑफकोर्स 1000 ग्रुप आएंगे। तो ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा में बेसिक सा डिफरेंस है। ग्रुप मतलब कुछ एक ग्रुपिंग रहेगी, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप से ग्रुपिंग हो सकती है वो ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एज हो, जैसे कि मैंने बताया। हो सकता है जैसे कि अगर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, सपोज किसी कंपनी में एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सैलरी हो सकती है। सपोज अगर किसी हम लोग डेटा हैंडल कर रहे हैं सपोज किसी एक शॉप का, सपोज तुम एक शॉपकीपर हो और उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम्स है तुम्हारे शॉप में, तो उस प्राइस के हिसाब से भी तुम ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो अगर ग्रुप बना के तो उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, नहीं बना के तो उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। इसके बारे में पढ़ेंगे या आज ही स्टार्ट करने वाला हूं ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर का सबसे मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अरिथमेटिक मीन बोलो या फिर बस मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, ये तीनों ही नाम सेम टू सेम है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज, तो ये एक टाइप ऑफ कंसेप्ट है जिसमें सबसे बीच के जो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो यूजुअली हमारे पास आ जाती है। मीन निकालने को पहले तो हम लोग 2 टाइप ऑफ डेटा हमारे पास है। तो पहले तो अपन नॉर्मल अनग्रुप डेटा जिसमें हम लोग ग्रुपिंग नहीं करते हैं, रैंडम ऐसे जो भी डेटा लिखा है उसका मीन निकालना सीखेंगे एंड उसके बाद मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालना सीखेंगे। लेकिन ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार क्या होता है डेटा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मीन निकालने, ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक 3 मेथड्स है। पहला है डायरेक्ट मेथड, वो तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड है, डायरेक्टली ये फॉर्मुला बताऊंगा उसको अप्लाई करना है। लेकिन कई बार डायरेक्ट मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन बचाने के लिए हम लोग एक नया दूसरा मेथड जो एडवांस मेथड है इसका, वो है अज्यूम मीन मेथड, जहां पे हम लोग यूजुअली नाम में लिखा है देखो मीन अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके आगे हम लोग करेक्ट मीन जो एग्जैक्ट जो मीन है, एक्चुअल मीन जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाता है। और फिर उसके बाद सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो कि है वो है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें हम लोग हर स्टेप पे कुछ डेविएशन करते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में कुछ डेविएट करते हैं और फिर उस स्टेप डेविएशन से ही हम लोग डेटा का मीन निकालते हैं, ठीक है।
तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे कम कैलकुलेशन लगेगा, कम कैलकुलेशन में तुम सबसे ज्यादा फास्ट परफॉर्म कर सकते हो। बट क्योंकि तुम्हारा सिलेबस इस साल रिड्यूस हो गया है, तो स्टेप डेविएशन मेथड एक्चुअल में हटा दिया गया है। बस दो ही टाइप ऑफ मेथड है, वो है डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तभी मैं तुम लोग को एक दो एग्जांपल बताऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड के। अच्छा मेथड है, तो मेरे को बहुत पसंद मेथड है। ठीक है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत जो कैलकुलेशन जिसमें लगते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरी मीन की कहानी। एक बार हमने मीन ऑफ अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है मोड। तो मोड भी हम लोग निकालना सीखेंगे। मोड बहुत सिंपल है, उसके लिए कुछ मेथड अलग अलग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मोड बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में पूरा ये उड़ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। मोड ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, तो दो डेटा वापिस से इनका मोड निकालना सीखेंगे। मोड क्या है बताऊंगा। वापिस से कुछ बीच की सेंट्रल जो वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी जो एक डेटा का पहुंचता है, वो होता है एक्चुअल में ये मीन, मीडियन एंड मोड। तो बेसिकली ये जो नाम है मीन, मीडियन एंड मोड, ये जो तीन चीजें हैं, ये बेसिकली उस डेटा का सेंट्रल पॉइंट बताता है कि सेंटर कहां पे आएगा एग्जैक्टली उस डेटा में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वैसे से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीच में एक अचानक से अलग से एक चीज आती है, CFD बोलो या फिर CDF बोलो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन उसके पहले तुम्हें फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस जो लेक्चर्स है, यानी जब मैं ये पढ़ाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल बनाऊंगा, अलग से एक टेबल बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद इसका यूज क्या है, तो ये यूज एक्चुअल में ये मीडियन निकालने में बहुत हेल्प होता है। तो मीडियन भी एक सेंट्रल वैल्यू है, एक डेटा का सेंट्रल वैल्यू है, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मीन अलग है, मोड अलग है और मीडियन अलग है। ऑफकोर्स अलग ही होनी चाहिए, तभी तो नाम अलग है। तो मीडियन भी आप लोग दो डेटा का देखेंगे, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे स्मॉल लेटर, बहुत सारे लेटर्स यूज है, बहुत सारे फॉर्मुलेज है। ठीक है, उन फॉर्मुलेज को तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम होगा इसमें मीडियन के पढ़ने में। तो उसमें देखेंगे हम लोग एक करके, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर लास्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, उसका लास्ट में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व बनाना सीखेंगे, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो ये कर्व बनाना सीखेंगे, लेकिन वापस से ये ड्यू टू रिड्यूस सिलेबस हमारा इस साल का, ये भी तुम्हारा टॉपिक हटाया गया है। लेकिन इस टॉपिक में भी मैं एक दो एग्जांपल तुम्हें कवर करवा दूंगा, क्योंकि ये भी टॉपिक मुझे लगता है क्योंकि आगे तो कहीं वैसे तो यूज नहीं आने वाला है, लेकिन पता होना चाहिए। क्योंकि जो डेटा, जब कोई भी सपोज तुम किसी जॉब में जाते हो और उसमें कुछ डेटा कुछ तुम्हारे पास प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सब तुम्हें कर्व बनाने आने चाहिए, वो मांगते ही हैं। क्योंकि देखो ऑफकोर्स तुम्हारे पास अगर मैं टेबल में डेटा दिया एंड तुम्हें अगर ग्राफ में डेटा दिया, तो किस में देखना पसंद करोगे? ऑफकोर्स ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ में बहुत सिंपल बहुत सारी चीजें डिपिक्ट होके क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग ओजाइव कर्व से बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसी से अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये है पूरा चैप्टर। ये चैप्टर जैसे कि अगर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एनटीएससी में भी अच्छा खासा वेटेज है इसका। एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सीधा मीन, मीडियन, मोड पूछ सकता है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एनटीएससी में, हो सकता है वो अनग्रुप डेटा का पूछे। तो एनटीएससी में भी एक या दो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन बोर्ड्स में तो एक क्वेश्चन पक्का है इस चैप्टर का, मिनिमम एक क्वेश्चन, वो भी हो सकता है 4 to 5 मार्क्स का हो या फिर 3 to 4 मार्क्स का हो, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो इसका गारंटीड है, हर साल आता ही है। और वो अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन में ही से ही आता है कि एक डेटा गिवन रहेगा, तो मैं उस डेटा का मीन, मीडियन, मोड जो भी है निकालने बोल सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना है, और डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा चैप्टर। तुम अगर आराम से शिद्दत से पढ़ते जाओगे, तुम अपने आप समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आज का, जो कि है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। स्टडी ऑफ कलेक्शन, तो सबसे पहले हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, जहां से भी कलेक्ट करना है।
फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, अलग अलग इंटरवल्स में या फिर अलग अलग केसेस में डिवाइड करके हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद उस डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में जैसे कि तुम उसके मीन, मीडियन, मोड जो भी है उसके चीजें निकाल के तुम उसको एनालाइज कर सकते हो, उस डेटा में, उस डेटा के बारे में समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करोगे, अच्छा ये अगर आ रहा है इसका मीन, इसका मतलब इसका ये चीज है, तो उसको इंटरप्रेट करना भी सीखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, मीन, मीडियन, मोड का यूज क्या है। और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट मतलब उसको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर टेबल के थ्रू कई बार रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको उससे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो सब, ये जो पूरा जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है, वो एक जो पूरा कंबाइंड जो स्टडी है वो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इस पर स्टैटिस्टिक्स में पूरा डेटा हैंडल करने वाले अच्छे से। तुमने ये सब प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, डेटा हैंडलिंग नाम से एक चैप्टर था, तो उसी में ये सब आगे जो बेसिक जो चीजें थी, जैसे कि तुमने मीन, मीडियन, मोड तो ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, ऑफ अनग्रुप डेटा लेकिन पढ़ा होगा। अभी हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा टेंशन मतलब, मैं बेसिक से ही पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। दो टाइप ऑफ डेटा होता है हमारे पास हमेशा, एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा में क्या होता है, पहले मैं अनग्रुप डेटा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज अ डेटा इट इज ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे कि अगर सपोज मैं क्लास में खड़ा हुआ इमेजिन करूं, और सपोज एक टेस्ट हुई रिसेंटली, और टेस्ट के सबके मार्क्स में सभी से पूछ रहा हूं कि कितने कितने आए, ठीक है। तो मैं सपोज स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट बेंच पे जो लेफ्ट में जो बैठा है उसे स्टार्ट करता हूं, उसके मार्क्स पूछता हूं। अज्यूम करते हैं कि मार्क्स आउट ऑफ 10 थे, छोटे से एक पेपर थे, आउट ऑफ 10 मार्क्स में कैलकुलेट कर रहा हूं और लाइन से सबके मार्क्स गिनना चालू करता हूं। तो सपोज मैं यहाँ पे मार्क्स सबके एक एक करके सुन के लिख रहा हूं, ठीक है। सपोज पहले के 3 मार्क्स, फिर है 5 मार्क्स, 7, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 9, 7, 7, 8, 2, 1, 4, 6, 5, 3, 4, 5, 8, 10, 10, 2, ऐसा कुछ मैंने डेटा लिखा, ठीक है। कुछ एक सेट ऑफ डेटा मैंने देख सकते हो यहाँ पे। तो ये डेटा एक्चुअल में एक रॉ डेटा बोलते हैं इसे। रॉ डेटा मतलब इसको अनग्रुप डेटा भी बोल सकते हैं, लेकिन रॉ डेटा भी बोलते हैं कई किताबों में। रॉ डेटा में बस क्या होता है, एक नंबर्स का लिस्ट होता है, वो कुछ प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज नहीं है। बस यहाँ पे हमने क्या किया, बच्चों से जो भी है डेटा लिया, कलेक्ट किया और बस लिख दिया उसको। तो ये बस डेटा, इसको जो फॉर्म में है उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। लेकिन देख सकते हो ये अनग्रुप डेटा पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, समझने में अच्छा मजा नहीं आता इसको देखने में भी, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, बस एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे प्रॉपर वे से किसी को प्रेजेंट करके दिखाना है, तो यूजुअली मैं अपना एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो खोलूंगा, उस पर अच्छे से सबके मार्क्स लिखूंगा, तो उसके सबके नाम के अकॉर्डिंग मार्क्स लिखूंगा, तो प्रेजेंट करने में अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे उतना कष्ट नहीं उठाना है, चलो मुझे कुछ शॉर्टकट तरीका सोचना है। तो शॉर्टकट तरीका को मतलब मुझे ग्रुप करना है, इन डेटा को ग्रुप करना है बेस्ड ऑन देयर इंटरवल ऑफ मार्क्स। जैसे कि अगर मैं इसको ग्रुप करने की कोशिश करूं, जैसे कि मुझे इसको क्लास इंटर में मुझे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल का मतलब क्या एक्सप्लेन करूंगा, और उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये जो 0 से 10 मार्क्स, मुझे पता है कि मिनिमम जो है 0 मार्क्स है, मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स है, उससे ज्यादा 0 से कम और 10 से ज्यादा किसी के आने नहीं है। तो मुझे कुछ हिस्सों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम ये कर सकते हो कि सबसे पहले 0 से लेके सपोज मैं 2 की बात करूं कि 0 से 2 में कितने लोग हैं, कि 0 से 2 मार्क्स कितने लोग के आए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 0 से 2, फिर यहाँ पे चलो पहले इंटर बनाता हूं, फिर आगे बताता हूं, और फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8 और फिर 8 से 10। तो ये मैंने अभी डेटा बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यूजिंग ग्रुप, मैं इसको ग्रुपिंग करके रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो देखो क्लास इंटरवल 0 से 2 है, तो 0 से 2 में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं। अब एक और चीज है, तुम यहाँ पे देखोगे तो 0 से 2 यहाँ पे भी लिया मैंने और 2 यहाँ पे भी लिया मैंने, ठीक है। तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों है, सिमिलरली 4 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों है। लेकिन अभी 2 जिसका है उसको मैं कौन से क्लास में कंसिडर करूंगा, तो हमेशा याद रखो 2 जो है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करता हूं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो कि याद रखना है।
ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन एनी अपर क्लास लिमिट ऑफ अ कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा वुड बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर ऐसा कोई डेटा आता है जिसमें 2 बार लिख के आ रहा है उसको बस कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब 2 को तुम्हें हमेशा नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करना है। सिमिलरली 4 जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, 6 जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, 8 जो है वो भी नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो देखो 0 से 2 मतलब तुम्हें 0 और 1 मार्क्स वाले ढूंढने हैं। तो 0 और 1 मार्क्स वाले ढूंढो, कोई है क्या? एक भी नहीं है यहाँ पे, तो एक है बस। तो 0 से 0 और 1 वाले तो एक ही नंबर है। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि 0 से 2 के रेंज में कितने लोग आते हैं। अब यहाँ पे 2 से 4 है तो 2 और 3 मार्क्स वाले ढूंढो। तो 2 और 3, एक जब एक 3 मार्क्स वाला है, फिर ये 2 हो गए, 3 4 5, तो टोटल यहाँ पे 5 लोग हैं 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 जो मार्क्स जिसके आए हैं वो टोटल 5 लोग हैं। फिर 4 to 6, तो 4 to 6 देखते हैं चलो। मतलब हमें 4 और 5 वाले ढूंढने हैं। तो 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लोग हैं जिनके मार्क्स 4 और 5 हैं, 4 या फिर 5 हैं। फिर 6 और 7, क्योंकि 6 से 8 है देखो, तो 8 तो नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करना है, तो मुझे 6 और 7 वाले ले लेने हैं। तो 6 कौन से देखो, 6 और 7, 1 2 3 4 5 5, तो इसमें 5 लोग हैं। और फाइनली 8 to 10 मतलब 8 और 9, और लास्ट में देखो भाई 10, तो तुम्हारे पास इसका नेक्स्ट तो एक इंटरवल कोई है नहीं, तो तुम इसमें लास्ट में कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक ही डेटा है। ठीक है, देखो 10 8 9 10 तीनों को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 डेटा है। तो देख सकते हो हमारे सारे डेटा इंक्लूड हुए कि नहीं। देखो 1 + 5 6, 6 + 6 12 + 5 17 + 7 24, तो 24 डेटा है कि नहीं, काउंट करो। ये 3 7 11 15 19 19 और 3 कितना हो गया, 22 22 और 3 25 आ रहा है। एक बार चेक करो सही है क्या। 7 और 7 14 14 और 10 24, एक बार चेक कर लेते लास्ट में भी एक और बार। ये हो गया 7 15 हो गया, 15 और ये कितना हो गया 7, तो ये हो गया 21 और 24 ही आ रहा था क्या? हाँ 24 ही आ रहा है। एक बार चेक करो, काउंटिंग में गलती की थी। तो देख लेना, इस तरीके से हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बना के कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो देखो जब भी देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा ही है, टू कन्वर्ट अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा वी फॉर्म क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ विद अलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन नोट करने के लिए क्या है कि हमें जो इंटरवल जो बनाने हैं, ये जो है ये क्लास इंटरवल्स है, जिसमें क्लास इंटरवल में 2 चीजें होती है हमेशा। जैसे कि देखो क्लास इंटरवल यहाँ पे भी एक है, तो ये जो होता है क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। जैसे कि ये पहला जो क्लास इंटरवल 0 से 5 में 0 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और 5 जो है वो अपर क्लास लिमिट। अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब लोअर नीचे वाला। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब उस इंटरवल में कितने चीजें आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, या फिर जो भी चीजें हैं वो। सिमिलरली अब जो ग्रुप डेटा होता है वो 2 टाइप से आता है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस डेटा ग्रुप डेटा और एक होता है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? तो देखो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में होता है उसमें क्या होता है, ये 5 और 5 यहाँ पे और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, 10 और 10 सेम, 15 और 15 सेम। लेकिन डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे 4 है तो उसका जस्ट नेक्स्ट है, फिर उसके और 2-3 आगे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या है। 1 to 4, तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा। 5 to 8, 8 9 to 12, 12 को छोड़ के फिर 13 to 16। इससे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस में फायदा क्या होता है कि हमें यहाँ पे 4 की टेंशन नहीं पड़ेगी कि 4 को ऊपर में लो या नीचे में लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 के बारे में देखोगे तो 5 देखोगे यहाँ पे, तो 5 ऊपर में भी तुम्हें लेना है या फिर नीचे में लेना है, कंफ्यूजन होगा। लेकिन हमने उसके लिए भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि 5 को नीचे में लो। तो अगर ऐसे टाइप के दो डेटास होते हैं, टाइप ऑफ डेटास, एक होता है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, एक होता है कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो है सेकंड नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा को कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे कि देखो इस डेटा को अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस में, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है,
तो कंटिन्यूस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे नंबर्स, मतलब यहाँ पे इसका प्रीवियस क्लास का जो लोअर अपर क्लास लिमिट है और नेक्स्ट क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है उसको मुझे सेम करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख देता हूं, वापस से एक टेबल बनाऊंगा और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो कन्वर्ट करने से पहले तुम्हें सबसे पहली जो एक चीज निकालनी है वो है, देखो इसका जो क्लास डेटा का ये जो नीचे वाला है लोअर क्लास लिमिट और ऊपर वाला है अपर क्लास लिमिट, ठीक है, इन दोनों को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल्स लो और उनमें जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो। 4 - 5 - 4/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 विच इज 0.5। तुम चाहिए तो इसको भी देख सकते हो, 9 - 8/2 विच इज 1/2, वापिस से 0.5, 13 - 12/2 वापिस से 1/2 विच इज 0.5। ठीक है, तो हर बार 0.5 आ रहा है। अब क्या करो, हर एक क्लास इंटरवल में जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें ये जो 0.5 आया है उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो हर एक क्लास में लोअर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट करो। 5 - 0.5 4.5, 9 - 0.5 8.5, 13 - 0.5 12.5। तो ये होगा हमारा लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट में ऐड करो 0.5 को, तो ये बन जाएगा 4.5, ये बन जाएगा 8.5, ये बन जाएगा 12.5 और ये बन जाएगा 16.5। तो देख सकते हो ये जो डेटा था हमारा डिसकंटिन्यूअस डेटा था, उसको मैंने कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 4.5, 8.5, यहाँ पे भी 8.5 और जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उनको वैसे ही यहाँ पे लिख दो। तो इस तरीके से क्या होगा, तुम कोई भी डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कई किताबों में यूज होगा, कई एग्जाम्पल्स में यूज होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग को यूज करना है। ये तो पॉइंट हमने देख लिया कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस डेटा है, अगर हमारे पास दो चीजें कंटिन्यूअस डेटा में, तो अगर 5 है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करना है, ना कि प्रीवियस क्लास में। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट आज का, मतलब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? तो जैसे कि अगर तुम्हें अगर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक में जो स्टार्ट करने वाला हूं, मीन मीडियन एंड मोड, उसमें क्या होगा, तुम्हें जैसे कि यहाँ पे टेबल दिया रहेगा और टेबल में, इस टेबल में एक चीज दी रहेगी फ्रीक्वेंसी और कौन से क्लास इंटरवल में है। तो अब सोचो कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग मान लो ये 0 to 5 इयर्स एज में बिलोंग करते हैं, इस एज में बिलोंग करते हैं, जो भी है इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं 3 लोग। लेकिन 3 लोग कौन है वो 3 लोग? क्या वो 0 इयर्स के, 1 इयर्स के, 2 इयर्स के, 3 इयर्स के, 4 इयर्स के? तो ऐसे किसको लिया जाए? क्योंकि डेटा को जब मीन निकालोगे, याद होगा, तो अनुरूप डेटा में सबको ऐड करना होता है मीन में। ठीक है, मीन में सब डेटा को ऐड करो, जैसे कि ये डेटा है तो सब डेटा को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी डेटा था। ठीक है, तो इससे मीन निकलता है। लेकिन जब यहां पे देखोगे तो इसमें भी ये जो 3 लोग हैं उसमें से कौन से केस हम लोग माने कि 3 लोग, क्या 2 इयर्स वाले तीनों लोग हैं, या फिर 3 इयर्स वाले तीनों लोग हैं, या फिर 4 इयर्स वाले तीनों लोग हैं, या फिर 1 2 का है, 1 3 का है और 1 4 का है। तो हम लोग ये सब डेटा हम लोग एग्जैक्टली हम लोग अज्यूम नहीं कर, मतलब देख नहीं सकते। इसीलिए एक और कंसेप्ट जो यूज किया जाता है वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा है, तुम इसको देखते चलो। फॉर ईच क्लास इंटरवल, ठीक है, वी रिक्वायर अ पॉइंट विच वुड सर्व एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल क्लास। जैसे कि ये दिक्कत थी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेंगे जो कि इस पूरे क्लास इंटरवल को ही रिप्रेजेंट करेगा। और वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है मिड पॉइंट। अब देखो 0 और 5, तो 0 और 5 का एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट आता है वो है 2.5। तो 2.5 जो होगा वो इस वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क रहेगा। 5 to 10 के बीच में जो आएगा वो 7.5, वो इस वाले क्लास का क्लास मार्क रहेगा। उससे क्या होगा, हम लोग जो भी है, जैसे कि अभी फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम लोग मान सकते हैं इसके बाद कि 3 के 3 जो लोग हैं, हम लोग उसको अज्यूम कर सकते हैं कि 3 के 3 जो लोग हैं वो 2.5 इयर्स के हैं। सिमिलरली 6 के 6 जो लोग हैं वो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 7.5 इयर्स के हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर 5 जो है, 5 जो लोग हैं वो 12.5 के हैं एंड 2 जो लोग हैं वो 17.5 के हैं। तो जो मिड पॉइंट जो आता है वो कैसे आता है? तो हर क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है उसी क्लास का, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्लास मार्क का जो डेफिनेशन है वो है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से क्लास मार्क का बहुत जगह यूज होने वाला है, तो उसको समझेंगे, उसको एग्जाम्पल में स्टार्ट करूंगा, उसको समझना है। अच्छा, मैं एक और चीज बताना शायद भूल गया था, ये इक्वल वेट का। तो हर एक क्लास में जो रहती है, जो भी हम लोग इंटरवल बनाते हैं उसमें याद रखना
हर एक क्लास का इक्वल विड्थ रहना चाहिए। जैसे देखो 0 से 5 है तो 0 1 2 3 4 5, 5 से 10 है 5 6 7 8 9 5, 10 से 15 10 11 12 13 14 5। तो ऐसे हर एक क्लास में जो इंटरवल है वो यूजुअली इक्वल विड्थ का रहता है। ठीक है, कई बार एग्जांपल्स भी आएंगे जो इक्वल विड्थ के नहीं रहते हैं, उनके लिए मैं कुछ हेल्प बताऊंगा, कुछ आइडिया बताऊंगा कि उनको कुछ कन्वर्ट कैसे किया जाए। तब तक के लिए तुम्हें इतना बेसिक जो समझना है वो समझो और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। सबसे पहला जो है मीन। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। तुम यहाँ पे जो डेफिनेशन ये सब लिख सकते हो। लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, जो लोअर लिमिट जो भी है ये अपर क्लास लिमिट है। इसका जो डिफरेंस है मतलब जो भी चीजें इसके बीच में आ रही है वो क्लास विड्थ हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो कि तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ी भी होगी और अगर नहीं भी पढ़ी है तो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है। सब लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं जो कि अरिथमेटिक मीन या फिर उसको मीन या फिर एवरेज भी बोलते हैं कई बार। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ऊपर जो एक डंडी है उसका मतलब होता है बार। बार मतलब बेसिकली यही मीन एवरेज, और एक्स मतलब जो भी एक्स डेटा है उसका मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि तुम्हें सबको पता भी होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी हमारे पास डेटा है, उन सब डेटा को एक करके ऐड कर लेते हैं और हम लोग गिनते हैं कि अच्छा इतने ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, उन टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने मार्क्स की बात की थी कि 0 से 10, वो जो भी अभी थोड़ी देर पहले बात किया था पिछले स्लाइड पे, तो उस पर याद होगा तो मैंने सब बच्चों के मार्क्स लिए थे। अगर मुझे मीन एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि बच्चे अप्रोक्सीमेटली एवरेज क्लास का कितना जा रहा है, कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उसके हिसाब से हम लोग एवरेज से ही देखते हैं। ठीक है, तो अगर एवरेज अच्छा है मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और एवरेज गंदा है तो बच्चे नहीं पढ़ रहे, सीधी बात है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्लास का अगर एवरेज निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, सारे जो बच्चों के मार्क्स हैं उन सब मार्क्स को ऐड करूंगा और फिर डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ जितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी बार आ रहे हैं। अब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उतने ही अपना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वो मुझे प्रोवाइड करेगा मीन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स बार। तो देखो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा की ही बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिर ग्रुप डेटा की ही बात करेंगे, जैसे कि क्लास इंटरवल्स में अगर आ रहा है, ग्रुपिंग आ रही है, तो ये सब में बात करेंगे, तो वो आगे की बात है। पहले अनग्रुप डेटा का देख लेते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन वापस से मैं एक बार कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ क्लियर करने के लिए। तो हमारे पास मान लो n ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, टोटल मान लो 10 ऑब्जर्वेशंस है, x1 x2 x3 ये सब ऑब्जर्वेशन है हमारे पास n, देख सकते हो 1 2 3, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, ऐसे सो ऑन टिल n ऑब्जर्वेशंस है। उनका मीन निकालना है तो क्या करते हैं कि उन सब को, जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सब को ऐड कर लेते हैं और उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो वो है n। उससे हमारा क्या आ जाता है, मीन, जो कि x बार है। तो x बार का फॉर्मूला तुम चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक नया इंट्रोडक्शन मैंने करके बताया है। ये जो ई जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा या फिर समेशन। सिग्मा तो ग्रीक लेटर का नाम है। ठीक है, जैसे कि मैंने याद होगा क्वाड्रेटिक में अल्फा बताया था, बीटा बताया था, इस तरीके से ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन। तो वो समेशन कर रहा है, जैसे कि समेशन एक्स आई, मतलब एक्स आई का समेशन कर रहा है। यहाँ पे देखो आई क्या है, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे कुछ लिखा है मैंने, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, सारे इंटीजर जाएंगी 1 से, 1 2 3 4 और कहां तक जाएगी, n तक। और ये जो मैंने जो भी डेटा निकाला है, जैसे i की वैल्यू 1 पुट करो तो x1 आएगा, तो देखो x1, फिर प्लस i की वैल्यू नेक्स्ट कौन सी 2 पुट करो तो x2, कहां तक जाना है, n तक। तो ऐसे प्लस प्लस प्लस, ये सिग्मा क्या करता है, समेट करता है, समेशन करता है कि जो भी डेटा है अंदर, यहाँ पे i की वैल्यू एक एक करके इंटीजर जो भी जिससे स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट करते हुए सब इंटीजर्स वैल्यू पुट करते हुए कहां तक, n तक। तो एक्स आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n का मतलब ये जो मैंने दिया है वो चीज है। तो समेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, समेशन के अंदर एक वेरिएबल रहता है जो कि जैसे कि इस केस में वेरिएबल आई है, वो चेंज होते होते जो भी लास्ट पॉइंट तक पहुंचता है और उन सबका सम करना है। और नीचे में तो टोटल n ही है, उसको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो टोटल तुम्हें यहाँ पे जब निकालना है तो टोटल सबका सम निकालना है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं मीन निकालूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेके n अपॉन n। तो तुम यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी है उन सबका सम निकालोगे। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, +7 17, 3 20,
25, 27, 28, 32, 38, 46, 56, 63, 69, 73, 76, 78, 79, 84 और 90। तो देख सकते हो सबका अगर सम करोगे तो 90 आ रहा है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे गिनोगे तो कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस है। तो 90 और नीचे में अपॉन लिखना है 20। तो देख सकते हो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल। तो ऑब्जर्वेशन का जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 4.5। 9/2 की वैल्यू 4.5। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है तो उसका एवरेज यानी मीडियम बीच में जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू, मीन जो वैल्यू है वो है 4.5। तो 4.5 इसका बीच की वैल्यू है इस पूरे डेटा की। इस तरीके से मीन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब नॉर्मल सिंपल से डेटा है। अगर हमारे पास रॉ डेटा गिवन है तो उसके लिए कैसे। लेकिन जब हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी डेटा है कि हमारे पास ऐसा रॉ डेटा गिवन नहीं है, इतने सारे डेटा गिवन नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी टेबल है कि ये एक्स है और ये एफ है, मतलब 10 नंबर वाले लोग 10 कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। 30 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, मतलब 30 30 30 8 टाइम्स आ रहा है। 50 10 टाइम्स आ रहा है। 70 15 टाइम्स आ रहा है और 89 10 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, लेट x1 x2 x3 so on till xn be n ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे भी n ऑब्जर्वेशंस है विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे देखो इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी है कि x1 के करस्पॉन्डिंग x1 जो है वो f1 टाइम्स आ रहा है, x2 जो है वो f2 टाइम्स आ रहा है, x3 f3 एंड सिमिलरली xn fn। कई बार ऐसे किताबों में टेबल भी दी रहती है x और f। यहाँ पे x जो ऑब्जर्वेशंस है और उसके करस्पॉन्डिंग यानी x1 जो कितनी बार, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी बार है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है कि x1 f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x2 f2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सिमिलरली xn fn टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसे चीजों का अगर मीन निकालना होगा तो मीन तो हमारे को पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, तो देखो अभी यहाँ पे x1 जो है f1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो x1 को तुम्हें f1 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। सोचो x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1 ऐसे करना पड़ेगा कितनी बार, जब तक पूरा f1 कवर ना हो जाए। जैसे कि 10 7 टाइम्स आ रहा है, तो 10 को अगर 7 टाइम्स ऐड करना है कि 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो सोचो सीधा कैसे लिखोगे, 10 इंटू 7 यानी 10 इंटू 7 70। तो 10 को अगर 7 बार ऐड करोगे तो 70 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब सबका ऑब्जर्वेशन सब ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है तो तुम्हें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसीज को उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना है हर बार। f1 इंटू x1, फिर f2 इंटू x2, f3 इंटू x3 सो ऑन टिल fn इंटू xn। इन सबको ऐड कर, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब टर्म्स को ऐड भी करना है क्योंकि सबका सम निकालना है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये तो x1 का हो गया f1 x1, f2 x2 x2 का हो गया, ऐसे fn xn xn का हो गया। अब इन सबको भी फर्दर अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो देखो x1 कितनी बार आ रहा है, f1 टाइम्स आ रहा है, तो सोचो x2 भी f2 टाइम्स आ रहा है और xn भी fn टाइम्स आ रहा है। तो अगर मैं इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूं, सोचो क्यों, क्योंकि देखो 10 जो है वो 7 बार आ रहा है, तो 10 7 टाइम्स आ गया है तो 7 ऑब्जर्वेशंस हो गए। फिर 30 8 टाइम्स आ रहा है तो और 8 ऑब्जर्वेशंस हो गए। 50 10 बार आ रहा है तो 10 ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है अगर उनमें सबको ऐड कर दूंगा तो वो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन जाएगा। और इसको अगर समेशन के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा x बार जो कि मीन है, समेशन। अब यहाँ पे देखो हर बार क्या हो रहा है, f और x मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग यानी कि f1 xn के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, f1 और x1 दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fi xi, क्योंकि अब हर बार जो नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है जो i है वो चेंज होने वाला है। सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर n। तो देखो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, लास्ट तक n तक। समेशन लगा देना, इसका मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट ये जो लिखा है ये एग्जैक्टली सेम मीनिंग कन्वे है। और सिमिलरली f1 f2 f3 fn, इसका मतलब यहाँ पे एक ही है तो fi लिख देना समेशन के अंदर, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, n तक। तो ये बन जाएगा जब फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास है। तो जैसे कि एग्जांपल है, इसका मीन निकालना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या करो, सबसे पहली चीज ये ऐसे टेबल को है ना वर्टिकली बना लो,
ठीक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल टेबल में बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्टिकल टेबल बनाओ। जैसे कि देखो क्या दिखेगा, ये 10, 30, 50, 70, 90, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग 7, 8, 10, 15, 10, ठीक है। फिर क्या करो, ये जो भी एक्स और एफ है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मतलब इस f को x के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 10 70, 30 इंटू 8 240, 50 इंटू 10 500, 17 इंटू 5 70 इंटू 15, तो 15 7 का 105 रहता है, राइट, 1050। और 90 इंटू 10, सॉरी 89 था ये, 89 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 890। तो इस तरीके से सब f इंटू एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको भी क्या करना है, तुम्हें मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितने भी उन सबको ऐड करना है लास्ट में। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं जगह नहीं थी, तुम यहाँ पे एक और यहाँ पे एक जगह निकाल सकते हो जहां पे तुम ये जो भी फ्रीक्वेंसीज है उन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो बनेगा इस गैप में वो आएगा समेशन एफ आई, और यहाँ पे इस गैप में आएगा समेशन एफ आई एक्स आई। तो चलो ऐड करते हैं। सबसे पहले समेशन न्यूमरेटर में जो है, मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके एन कुछ लिखा नहीं है, समझ जाना। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके, जैसे कि 1 से लेके एन जो भी है फॉर्मूले में मैंने कुछ लिखा नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, अभी टोटल 5 चीजें हैं, तो इन सब पांचों को 5 ऐड करना है। तो चलो 70 प्लस 240, तो 70 प्लस 240 हो जाएगा हमारे पास 310 प्लस 500 810, 810 प्लस 1050, तो ये बन जाएगा 1860, और 1860 और 890, 1860 और 890, तो 0 15 16 17 2750। तुम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना इसको अच्छे से, कि यहाँ पे लिख देना 70 प्लस 240 प्लस 500 प्लस 1050 प्लस 890, ऐसे लिखना, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे तुम सम लिख सकते हो। सिमिलरली समेशन एफ आई, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, इन सब का सम। तो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 30 प्लस 5 10 20 40 और 10 50, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 50, यहाँ पे 2750 आएगा। तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो 50, क्योंकि समेशन एफ आई है। तो यहाँ पे 1 0 और 1 0 कैंसिल, और फाइनली जब एक्स बार निकालोगे तो निकालो 5 कितना बन रहा है, 5 5 25 और 5 5 25, मतलब इस पूरे डेटा का जो मीन वैल्यू है वो है 55। यानी 55 जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि 50 यहाँ पे बीच में था, लेकिन 55 मतलब 50 और 70 के बीच में जो वैल्यू यहाँ पे 55 जो आएगी, वो जो होगा वो इसका सेंट्रल पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, इसका मीन रहेगा, सीधा बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मीन निकालना है। सपोज एक और तुम्हें अगर एग्जांपल देता हूं, मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 14, फाइंड के। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे डेटा गिवन है, तो देखो यहाँ पे मैंने वर्टिकली ऑलरेडी लिख लिया है। तुम जब एग्जांपल आंसर लिखोगे तो वापस से लिखना, और वापस से सेम चीज क्या करोगे, एफ इंटू एक्स, ठीक है, एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक्स आई, ये एफ आई एक्स से लिखना है तो लिख सकते हो, फिर एफ इंटू एक्स लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो फ्रीक्वेंसी को उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 7 5 35, ये बन जाएगा 10 के, यहाँ पे मीन दिया है देखो 14, बस के की वैल्यू निकालनी है। 15 8 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 125, 25 इंटू 5। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे जगह ली थी, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा समेशन एफ आई, जो कितना आएगा देखो 7 प्लस 8 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 24 प्लस के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं समेशन एफ आई, तो आएगा वो कितना आएगा 24 प्लस के। तो ये इन सबका सम हो गया, 7 प्लस 8 15 20 24 प्लस के। सिमिलरली समेशन एफ आई एक्स से भी निकालते हैं, तो 180 और 120 और 80 200 200, ये तो 200 हो गया पूरा, ये और ये मिला के कितना बन रहा है देखो, तो ये बन जाएगा 5 5 160 बन रहा है, 160 एंड 200 तो 360, तो 360 प्लस एक जो बचा है वो है 10 की। तो देख सकते हो ये समेशन एफ आई एक्स आई हो गया। हमें एक्स बार पता है 14 है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इज इक्वल टू 14। तो देखो यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई मैंने निकाला है 360 प्लस 10 के अपॉन 24 प्लस के इज इक्वल टू 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 360 प्लस 10 के
देख सकते हो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। 14 4 जा 56, 14 2 जा 28 और 5, तो ये बन जाएगा 33। तो चेक कर लेना एक बार, वापस से चेक कर लेते हैं एक बार। 14 4 जा 56, 14 2 जा 28 और 5 336, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा कितना, 24 इंटू 14 336 प्लस 14 के। अब 336 को इधर भेजो तो ये बन जाएगा 360 माइनस 336 इज इक्वल टू 10 के को उधर भेजो, 14 के माइनस 10 के। 14 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं उसको राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं। और इसको जब इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 24। चेक कर लो एक बार, सही है क्या। और फाइनली के की वैल्यू निकालोगे तो 24/4 विच इज के इज इक्वल टू 6। तो यहां पे इस तरीके से के की वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। तो ये रहा मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। नेक्स्ट क्लास यहां पे मैं आज खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा चालू करूंगा, जब मेरे पास क्लास इंटरवल और ये सब चीजें गिवन है, तो उस टाइम मीन कैसे निकालना है तो वो सब भी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए ये जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो। होमवर्क के लिए कुछ नहीं है, बस इसको नोट्स में जैसे लिखना है वैसे प्रॉपर वे से लिखो। जो मैं एग्जांपल्स कराया वो भी कर सकते हो तुम, इसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कुछ कुछ स्टार्ट कर सकते हो। बस अनग्रुप डेटा के लिए जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है उनके लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली सबको एक क्लियर हो गया टॉपिक। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी रेगुलरली क्लास रखते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, मैं होपफुली एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरे इस वीक में ही ये पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ही खत्म हो जाए। डेली एक एक क्लास हम लोग ऐसे देते रहेंगे तुम्हें। ठीक है, तो तुम लोग कंप्लीट करो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो पढ़ते रहो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।